नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक जीके की सीरीज़ है जिसमें हम जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ यहाँ पे कवर करते हैं और क्वेश्चन को समझते हुए चलते हैं, पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलते हैं। ये हमारा इस सीरीज़ का सेकेंड पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है, आप उसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस सीरीज़ की मैंने एक अलग सी प्लेलिस्ट बना दी है जहाँ पर आपको ये सारे क्वेश्चन पूरी डिटेल के साथ देखने को मिलेंगे। एक और चीज़ फ्रेंड, काफ़ी फ्रेंड ने अच्छा सजेशन किया था लास्ट वीडियो के कमेंट में कि जो हमें सिलेबस है हमारा, उसके अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज अगर हम चले तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो अगले हफ्ते से आपकी वो वाली सीरीज भी शुरू हो जाएगी जिसमें हम पूरे सिलेबस को टॉपिक वाइज कवर करेंगे, जिससे आपका पूरा सिलेबस भी कवर हो जाएगा और आपके सारे टॉपिक एक जगह पर आपके कवर हो जाएंगे सभी अतिरिक्त तथ्यों के साथ। और ये वाली सीरीज भी चलती रहेगी ताकि आपके जो रैंडम क्वेश्चंस हैं वो भी क्लियर होते रहें और उनसे जुड़े हुए फैक्ट वो भी आपके क्लियर होते रहें, सारे कॉन्सेप्ट आपके मजबूत यहां पर बनते रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की इसकी वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन वाला बटन है उसको भी आप प्रेस जरूर करें ताकि आपको इस जो चैनल पर जो भी वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं? देखिए, जो राष्ट्रपति होते हैं ये सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेते हैं आर्टिकल 143 के तहत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर रिपीट हुआ है। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो किसी भी टॉपिक पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। हालांकि जो सलाह सुप्रीम कोर्ट देंगे वो मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। तो किस आर्टिकल के तहत ये सलाह ले सकते हैं? आर्टिकल 143 के तहत। अब राष्ट्रपति से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं वैसे, लेकिन ऐसे आर्टिकल जो लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहला जो आर्टिकल राष्ट्रपति से जुड़ा है, भारत के राष्ट्रपति। तो यह राष्ट्रपति का पद आर्टिकल 52 में बताया गया है। यह आपको याद रखना है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। दूसरा है संघ की कार्यपालिका शक्ति। आर्टिकल 53 में यह बताया गया है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्तियां होंगी ये सब किस में निहित होंगी? राष्ट्रपति में। यह क्वेश्चन बनता है आपसे। एक तो यह क्वेश्चन बनता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में है? आप बताते हैं राष्ट्रपति में। अब यह पूछेगा कौन से आर्टिकल के तहत है, तो आप बताएंगे आर्टिकल 53 के तहत है। इसका अर्थ यह होता है कि जो केंद्र सरकार है उसकी सारी शक्तियां किस में निहित होंगी? राष्ट्रपति में। यानी कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होगा? वो होगा भारत का राष्ट्रपति। जो भी कार्य किए जाएंगे भारत सरकार के द्वारा, चाहे वो दूसरे देशों के साथ कोई भी संधि हो, समझौता हो, वो सब किसके नाम से किए जाएंगे? राष्ट्रपति के नाम से। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है कि भारत जो दूसरे देशों के साथ संधि या हस्ताक्षर करते हैं समझौते पर, किसके नाम से होते हैं? राष्ट्रपति के। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। वास्तविक प्रमुख अगर पूछा जाएगा तो प्रधानमंत्री तब आंसर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 54 जो ये बताता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जानकारी यहां पर मिलती है कि इनके निर्वाचन में कौन कौन वोट डालेंगे। यानी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में हमें जानकारी मिलती है आर्टिकल 54 से। राष्ट्रपति का जब मतदान होता है, यहां पर वोटिंग होती है इनको चुनने के लिए, तो इनके निर्वाचक मंडल में राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की जो विधानसभा होती है उनके निर्वाचित सदस्य होते हैं। इसके अलावा निर्वाचन की रीति कि निर्वाचन किस तरीके से होगा। आप जानते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर भारत के राष्ट्रपति में चुनाव में जो मतदान होता है। इसके अलावा एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार यहां पे चुनाव होता है। इनका अर्थ क्या हुआ? समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व का अर्थ होता है कि हर एक वोट की वहां पर वैल्यू डिसाइड की जाती है, वो राज्य की जनसंख्या, विधानसभा, इस आधार पर कि एक वोट की कीमत क्या होगी। ठीक है, इसके अलावा जो एकल संक्रमणीय मत पद्धति है, इसके अनुसार जब कोई भी सदस्य, चाहे वो लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो, राष्ट्रपति के पद के लिए मतदान करेगा तो वो ऐसा नहीं चुनेगा कि किसी भी एक व्यक्ति को वोट देगा। वो वर्तीय क्रम में वोट देगा कि मेरी पहली पसंद ये है, दूसरी पसंद ये है, जितने भी उम्मीदवार राष्ट्रपति के लिए खड़े होंगे। ठीक है, तो इस क्रम में वो यहां पर अपना वोटिंग करता है। ठीक है, चलिए, जो ज्यादा लोगों की सूची में नंबर 1 पे रहते हैं ज्यादातर उन्हीं को राष्ट्रपति बनाया जाता है।
तो निर्वाचक मंडल की जानकारी 54 में है और रीति की जानकारी 55 में है। राष्ट्रपति का पद कितने सालों के लिए रहेगा? तो 5 साल के लिए राष्ट्रपति का पद रहता है, यह आर्टिकल 56 में बताया गया है। पूछा जाता है, देखिए ये सारे क्वेश्चन इंडिविजुअल क्वेश्चन हैं, हमने एक क्वेश्चन कवर किया, ये सभी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन के साथ आपके कितने सारे प्रश्न हैं। और बहुत जल्दी मैं कोशिश करूंगा जब हम जो हमारी टॉपिक वाइज सीरीज है पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको शुरू कर देंगे, तो मैं कोशिश करूंगा जो ये वाली सीरीज है हमारी, इस सीरीज को हम लाइव करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो आपके क्वेश्चन है उनको भी मैं साथ साथ में क्लियर करते हुए चलूं किसी भी क्वेश्चन को लेकर के। चलिए नेक्स्ट है हमारा पदावधि, हमने देख ली 56 में है। अगर बात करें जो आर्टिकल 60 है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 57, 58, 59 ज़्यादा पूछे नहीं जाते। 57 में ये बताया गया है कि अगर राष्ट्रपति के पद पर कोई पुनर्निर्वाचित होना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है दोबारा से राष्ट्रपति बनने के लिए। ठीक है, भारत में एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? तो कितनी बार भी बन सकता है। ठीक है, 58 में राष्ट्रपति के पद के लिए जो जो वहां पे क्वालिफिकेशन है वो बताई गई हैं। ठीक है, 57 में पुनर्निर्वाचन की शर्तें हैं, 58 में राष्ट्रपति के लिए जो कि आपको होता है कि 35 साल का होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए, इस तरीके से, तो वो 58 में है। 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें हैं कि इनके जो जो कार्य होंगे उनके बारे में बताया गया है, ये ज्यादा नहीं पूछे जाते। अगला इंपॉर्टेंट है शपथ। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो शपथ दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, आर्टिकल 60 के तहत। और एक और इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 61, इसके तहत राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है। तो क्वेश्चन बनता है राष्ट्रपति पर किस आर्टिकल के तहत महाभियोग लगता है? आर्टिकल 61। महाभियोग का प्रस्ताव अगर राष्ट्रपति के खिलाफ आने वाला हो तो कितने दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देनी होती है? 14 दिन पहले, यानी 2 हफ्ता पहले राष्ट्रपति को बताना होता है कि आपके खिलाफ हम महाभियोग चलाने वाले हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ये सभी क्वेश्चन इंडिविजुअल हैं, इसीलिए मैं आपको इस तरीके से सीरीज में बताता हूं कि आपका एक क्वेश्चन के साथ ढेर सारे क्वेश्चन यहां पे कवर हो जाए, पूरे टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर आपका हो जाए। अगला जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है राष्ट्रपति को लेकर वो है महान्यायवादी की नियुक्ति। जो भारत के अटॉर्नी जनरल होते हैं, भारत सरकार के प्रथम न्याय अधिकारी होते हैं। ठीक है, भारत सरकार के प्रथम न्याय वकील कौन होते हैं? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं आर्टिकल 76 के तहत। ठीक है, अगले हैं सीएजी। ठीक है, सीएजी की नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं आर्टिकल 148 के तहत। ठीक है, जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक होते हैं इनकी नियुक्ति आर्टिकल 148 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन भी बनता है, आपको ये नहीं पूछता कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, आपको पूछता है महान्यायवादी की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत होती है? आप बताएंगे 76। सीएजी की नियुक्ति होती है 148 के आर्टिकल के तहत। नेक्स्ट है हमारा वित्त आयोग का गठन। यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत वित्त आयोग का गठन करते हैं? 280 आर्टिकल के तहत। ठीक है, और हर 5 साल में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। नेक्स्ट है आपातकालीन शक्तियां। भारत के राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं और यह आपातकालीन शक्तियां आर्टिकल 352 से 360 के मध्य में हैं। ठीक है, बेसिकली 3 आपातकालीन शक्तियां हैं, एक है 352, एक है 356 और एक है 360। अगर भारत पर कोई बाहरी आक्रमण हो जाता है या भारत किसी देश के साथ युद्ध में चला जाता है या भारत के अंदर कोई आंतरिक अशांति हो जाती है, विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, उस पर 352 के तहत आर्टिकल के तहत आपातकाल लगाया जाता है। ठीक है, अगर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो जाता है, यानी कि वहां के जो विधानसभा है उसे भंग कर दिया जाता है, उस आर्टिकल के उसमें तब आर्टिकल 356 काम आता है, जिसके तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक है, और अगर भारत की वित्तीय स्थिति काफी ज्यादा खराब हो जाए, वित्तीय आपातकाल की स्थिति बन जाए, तो वो लगाया जाता है आर्टिकल 360 के तहत। ठीक है, तो तीनों आपको पूछे जाते हैं। संवैधानिक तंत्र के फेल होने पर कौन सा आर्टिकल, वित्तीय आपात पे कौन सा आर्टिकल, बाहरी आक्रमण, आंतरिक अशांति पे कौन सा आर्टिकल, ये तीनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्षमादान की शक्ति।
बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है, और एक चीज ध्यान रखना, क्षमादान की शक्ति जो है वो केवल राष्ट्रपति को प्राप्त है। ज्यादातर राष्ट्रपति और राज्यपाल की तुलना होती है कि केंद्र में जो दर्जा राष्ट्रपति का है, राज्य में वही राज्यपाल का है, लेकिन इस चीज को ध्यान रखना, क्षमादान की शक्ति केवल राष्ट्रपति को प्राप्त है। यह शक्ति है आर्टिकल 72 के तहत। अब इसके तहत भी अलग अलग चीजें होती हैं, कौन कौन सी सजाएं हैं, यानी कि किस किस तरीके की उनके पास क्षमादान की शक्तियां हैं। एक है क्षमा की, ठीक है, यानी कि जिसमें जो आरोपी होता है उसे पूरी तरीके से फ्री कर दिया जाता है, उसकी सजा को माफ कर दिया जाता है। ये क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूं और एक ही क्वेश्चन से सारी चीजों को समझाते हुए चल रहे हैं। क्षमा में होता है कि पूरी जो सजा है उसे ही माफ कर दिया जाए। एक होता है लघुकरण। लघुकरण में यह होता है कि दंड के स्वरूप को बदलकर कम कर दिया जाता है, यानी उसकी जो नेचर होता है उसे हल्का कर दिया जाता है। अगर किसी को मृत्यु दंड है उसे आजीवन कारावास कर दिया जाए, अगर किसी को कठोर कारावास की सजा दी गई है तो उसे आम कारावास में बदल दिया जाए। तो लघुकरण में क्या होता है, जो दंड होता है उसके स्वरूप को बदल दिया जाता है। इसके अलावा एक और होता है परिहार। परिहार में क्या होता है, परिहार भी क्षमादान की ही एक शक्ति है राष्ट्रपति के पास। इसमें दंड की प्रकृति को चेंज नहीं किया जाता। मान लीजिए किसी व्यक्ति को 2 साल का कठोर कारावास दिया गया है, तो इसमें जो कठोर कारावास है उसकी प्रकृति को चेंज नहीं किया जाएगा, अवधि को कम कर दिया जाएगा। अब 2 साल की जगह 1 साल का कठोर कारावास, ठीक है। इसके अलावा एक और है प्राविलंबन। प्राविलंबन में क्या होता है, प्राविलंबन में किसी सजा के ऊपर, और खास तौर पर जो जिसको फांसी की सजा होती है, मृत्युदंड जिसको मिला होता है, उस पर रोक लगा दी जाती है ताकि वो कुछ अपील कर सके अपने बचाव में, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रकार की मैंने आपको क्षमादान की शक्तियां बताई। ये क्वेश्चन में बनता है कि बताइए परिहार में क्या होता है, लघुकरण में क्या होता है, प्राविलंबन में क्या होता है और क्षमा में क्या होता है, ठीक है। साथ साथ में आप नोट्स बनाते हुए जरूर चलें ताकि आपका एक क्वेश्चन बैंक बनेगा और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपका ये बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है अध्यादेश। राष्ट्रपति को शक्ति है कि अगर संसद का सत्र में नहीं चल रहा है और कोई कानून अगर सरकार को बनाना है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ठीक है। यह अध्यादेश आर्टिकल 123 के तहत जारी किया जाता है। अब अध्यादेश की शक्ति राज्यपाल को भी है। राज्यपाल किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी करते हैं, बहुत आसान है याद करना। देखिए, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं आर्टिकल 123 के तहत, और राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करते हैं वो आर्टिकल होता है आर्टिकल 213। बस नंबर को ही आगे पीछे कर देना है, ठीक है। ये राष्ट्रपति का है और ये राज्यपाल का है। नेक्स्ट है और अंतिम आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है यहां पर, यह है आपका सदनों की संयुक्त बैठक। आप जानते हैं सदन, जब कोई भी कानून आता है, कोई भी बिल आता है, अगर उसके ऊपर गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, संसद का सत्र नहीं चल पाता है, तो राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि वे सदनों के संयुक्त बैठक को बुला सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किसको अधिकार है, राष्ट्रपति को। किस आर्टिकल के तहत है, आर्टिकल 108 के तहत। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, राष्ट्रपति, लेकिन इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता करते हैं वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है। अगर लोकसभा का अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है, ठीक है। लेकिन इस जो ये संयुक्त बैठक होती है इसकी अध्यक्षता कभी भी जो राज्यसभा के सभापति होंगे वो नहीं करते हैं, ठीक है। अगर लोकसभा का उपसभापति भी वहां पर उपस्थित नहीं है तो राज्यसभा का जो उपसभापति हैं वो करेंगे, ठीक है। अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष नहीं है तो राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं, उपसभापति, वो अध्यक्षता करेंगे। राज्यसभा के सभापति कभी भी इसकी अध्यक्षता नहीं करते क्योंकि वे भारत के राष्ट्रपति होते हैं, सदन के सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए, एक और चीज लास्ट में, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो वर्तमान में अभी भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, ये किस नंबर के राष्ट्रपति हैं, पूछा जा चुका है पेपर में। ये भारत के 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। तो एक क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन आपके यहां पर बने और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ हमने इनको देखा। चलिए, दूसरा प्रश्न है हमारा, विलियम हॉकिंस किस मुगल सम्राट के दरबार में आया था। देखिए, मुगल दरबार में जाने वाला पहला अंग्रेज था विलियम हॉकिंस। ये आया था जहांगीर के दरबार में, 1608 में ये जहांगीर के दरबार में गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बनता है। अब इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम यहां पर डिस्कस करेंगे।
देखिए विलियम हॉकिंस 1608 में जहांगीर के काल में जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर आया था। ठीक है, तो किसका राजदूत बनकर आया था? जेम्स प्रथम का। किसके दरबार में आया? जहांगीर के। और कब आया? 1608 में। देखिए 1608 में विलियम हॉकिंस सूरत पहुंचा और सूरत में के बाद ये मुगल दरबार आगरा में गया। ठीक है, ध्यान रखना कहां पर गया था? आगरा में गया था, दिल्ली में नहीं गया था। ठीक है, उस समय मुगल सम्राट कहां बैठा करता था? आगरा में। तो ये आगरा गया 1608 में और इसने जहांगीर से परमिशन मांगी कि हम सूरत में फैक्ट्री खोलना चाहते हैं। लेकिन उस समय 1608 का समय चल रहा है, उस समय अंग्रेज उतने शक्तिशाली नहीं थे जितने पुर्तगाली थे। पुर्तगाली भारत में 1498 से थे। तो पुर्तगालियों के प्रभाव के कारण या उनकी वजह से जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को अनुमति नहीं दी। ठीक है, इसने अनुमति मांगी लेकिन जहांगीर ने नहीं दी। तो इसके वजह से अंग्रेजों ने 1611 में मसूलीपट्टनम में अपना कारखाना बनाना शुरू कर दिया। लेकिन हुआ ये, उसके बाद एक युद्ध होता है जिसे हम सुवाली का युद्ध कहते हैं। उस युद्ध में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को पराजित कर दिया और उस घटना से प्रभावित होकर जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री खोलने की परमिशन दे दी और सूरत में फैक्ट्री खुली फिर 1613 में। तो क्वेश्चन बनता है कि परमिशन कब मिली सूरत में? 1613 में। दो क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन, अंग्रेजों के द्वारा अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री कहां खोली गई? मसूलीपट्टनम 1611 और स्थायी फैक्ट्री इन्होंने सूरत में खोली 1613 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये तो मैंने आपको पूरी कहानी बताई कि विलियम हॉकिंस आया और इसने क्या क्या चीजें करी और क्या क्या घटनाक्रम हुआ। मुगल दरबार में जाने वाला पहला अंग्रेज था विलियम हॉकिंस, आपको याद रखना है। जहांगीर ने इसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। क्वेश्चन बनेगा जहांगीर ने किस अंग्रेज को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? तो वो था आपका कौन? विलियम हॉकिंस। पूछा जाता है। ठीक है, जहांगीर ने इसे अपना मनसबदार नियुक्त कर दिया था और इसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज का नाम भी पूछा जाता है, तो इसको भी इसी के साथ याद रख लेना। रेड ड्रैगन भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था। तो ये सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं और पूरी स्टोरी मैंने आपको बताई कि विलियम हॉकिंस जब दरबार में गया जहांगीर के तो क्या चीज़ें हुई और कौन सा युद्ध हुआ। वह युद्ध सुवाली का युद्ध था जिसमें अंग्रेज ने पुर्तगालियों को पराजित किया और जहांगीर जो कि पुर्तगालियों को शक्तिशाली समझता था, उनके वजह से इसने हॉकिंस को परमिशन नहीं करी। जब पुर्तगाली ही हार गए तो ये फिर हॉकिंस की तरफ या अंग्रेज़ों की तरफ चला गया। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारा पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं। अब देखिए दो प्रकार के ग्रह होते हैं। अब एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी कवर कर लेते हैं। देखिए पार्थिव ग्रह और एक होते हैं आपके जिन्हें हम कहते हैं जो बृहस्पतीय ग्रह होते हैं या जिन्हें हम बाहरी ग्रह कहते हैं। पार्थिव ग्रह होते हैं आपके 4, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये इनको कहा जाता है पार्थिव ग्रह या इन्हें आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, दोनों का मतलब बताऊंगा कि पार्थिव ग्रह क्यों कहते हैं और आंतरिक ग्रह क्यों कहते हैं। ठीक है, लेकिन पहले आप इतना याद रखिए, पार्थिव ग्रह और आंतरिक ग्रह किनको कहते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है बाहरी ग्रह या बृहस्पतीय ग्रह किनको कहा जाता है? तो ये भी 4 हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। देखिए अब इनको पार्थिव ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो सघन पदार्थ होते हैं उनसे मिलकर बने हैं। जो बाकी के ग्रह हैं ये गैसीय पदार्थों से मिलकर बने हैं। ठीक है, दूसरा इनको पार्थिव ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी जो संरचना है, ये जो बने हैं, ये पृथ्वी के बराबर माने जाते हैं। पृथ्वी की तुलना के इनसे की जाती है। ठीक है, यानी इन ग्रहों को पृथ्वी तुल्य कहा जाता है। पृथ्वी से इनकी तुलना होती है कि पृथ्वी के समान है। ठीक है, इसीलिए इन्हें पार्थिव ग्रह कहा जाता है। जो बाकी के हैं इनको बृहस्पति ग्रह कहते हैं क्योंकि ये गैसीय बने हुए होते हैं बृहस्पति की तरह। ठीक है, और इनकी जो तुलना होती है वो बृहस्पति से होती है, इसीलिए इनको बृहस्पतीय ग्रह कहा जाता है। अब एक और कॉन्सेप्ट हमने देखा था आंतरिक और बाहरी ग्रह का। आंतरिक ग्रह भी इन्हीं को कहते हैं। इनको आंतरिक क्यों कहते हैं? देखिए आपका जो 2 ग्रह हैं, एक है आपका यहां पर आता है मंगल और यहां पर आता है आपका बृहस्पति। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? ऐसे छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं और मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। तो ये जो
क्षुद्र हैं आपके, क्षुद्र ग्रह, इसके इधर की साइड के जो ग्रह हैं आपके, इनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है, जिसमें आपका मंगल है, पृथ्वी है, शुक्र है और बुध है। ठीक है, तो इनके इधर की साइड वाले जो ग्रह हैं यानी कि सूर्य की साइड को, इनको कहा जाता है आंतरिक ग्रह, और क्षुद्र ग्रहों की बाहर की तरफ जो ग्रह हैं इनको कहा जाता है बाहरी ग्रह। ठीक है, तो दोनों बातें आपको याद रखनी है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो क्षुद्र ग्रह होते हैं किन किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में ये पाए जाते हैं। ठीक है, ये सारा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, आंतरिक और बाहरी का। ठीक है, और ये वाली लाइन भी आपको याद रखनी है कि क्षुद्र ग्रह किस किस के बीच पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं आपके मंगल और बृहस्पति के। क्षुद्र ग्रह भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा सन्यासी विद्रोह का दमन किसके द्वारा किया गया था। अब देखिए, सन्यासी विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध छिड़ा ये पहला विद्रोह था। ठीक है, सन्यासी विद्रोह पूछा जाता है अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह किसने किया था, तो साधु संतों ने किया था, सन्यासियों ने किया था। ठीक है, इस विद्रोह का दमन करने का जो श्रेय जाता है ये वॉरेन हेस्टिंग को जाता है। अब इसके बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। इस विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपना जो उनका उपन्यास है आनंद मठ, इसमें भी किया है। तो ये क्वेश्चन भी बनता है, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख आनंद मठ में किया गया है, किसकी रचना है, या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी की किस रचना में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है, आनंद मठ में। ठीक है, अब इस विद्रोह के बारे में बात करते हैं ताकि आपको यहां से जुड़े हुए क्वेश्चन याद रह जाएं। देखिए, जो ये सन्यासी विद्रोह था इसकी डेट्स को लेकर थोड़ा सा डाउट है। कहीं पर बताया जाता है कि यह विद्रोह 1763 में शुरू हुआ और यह आगे तक चलता रहा 1820, कहीं कहीं पर 1800 तक यह विद्रोह चलता रहा। ठीक है, कहीं पर आपको डेट मिलती है कि यह विद्रोह 1770 में शुरू हुआ और 1820 तक चलता रहा या 1800 तक चलता रहा। यानी शुरुआत की बात करें तो कहीं पर 1763 देखने को मिलता है, कहीं पर 1770 देखने को मिलता है। खत्म की बात करें तो कहीं पर 1820 और कहीं पर 1800 में देखने को मिलता है। जो ज़्यादा माना जाता है वो 1770 माना जाता है। तो ये आपको याद रखना है, सन्यासी विद्रोह शुरू कब हुआ, आप बताएंगे 1770। 1763 क्यों आया वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, आप जानते हैं इलाहाबाद की संधि होती है। जब अंग्रेजों का प्रभुत्व बढ़ने लगा था, बक्सर का युद्ध अंग्रेज जीत चुके थे, अंग्रेजों ने यहां पर जो आर्थिक चेंजेस थे वो करने शुरू कर दिए थे, जिसके कारण इन्होंने जो तीर्थ यात्रा थी इसके ऊपर टैक्स लगाने शुरू कर दिए। जो हिंदू मुसलमान थे इनकी तीर्थ यात्राओं पे प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया। ऊपर से जो अकाल उस समय पड़ा उसकी वजह से अंग्रेजों के खिलाफ माहौल बनने लगा था। सबसे भीषण अकाल पड़ा 1770 में और इस वर्ष जो अंग्रेज थे इन्होंने तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके कारण ये जो विद्रोह था काफी ज्यादा ऊपर चल गया। इसीलिए इसको 1770 माना जाता है। ठीक है, शुरुआत पहले से हो गई थी लेकिन ज्यादा इसीलिए माना जाता है कि 1770 में अकाल पड़ा, जिसके बाद ये विद्रोह इतना तेज हो गया था कि 1773 में सन्यासी विद्रोह से जुड़े हुए नेताओं ने एक समांतर सरकार का गठन कर लिया था। तो ये भी आपको याद रखना है, किस वर्ष किया, 1773 में। अब देखिए, इस विद्रोह को दबाने का जो मुख्य श्रेय जाता है वो वॉरेन हेस्टिंग को जाता है। ठीक है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। अब इसको क्यों जाता है, क्योंकि विद्रोह तो हमने देखा ना 1800 और 1820 तक चलता रहा। जब ये अपनी पीक पर आया विद्रोह, उस समय विद्रोह को दबाया वॉरेन हेस्टिंग ने। ठीक है, इसीलिए मुख्य श्रेय इसको जाता है। उसके बाद विद्रोह चलता रहा, छोटे छोटे आंदोलन चलते रहे, लेकिन उस बड़े स्तर पर नहीं गए जिस बड़े स्तर पर वॉरेन हेस्टिंग ने कंट्रोल किया था, इसीलिए इसका नाम आता है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। पहला सन्यासी विद्रोह कब हुआ, 1770 में शुरू हुआ, वॉरेन हेस्टिंग ने इसका दमन किया, आनंद मठ में इसका उल्लेख है। 1773 में इस विद्रोह से जुड़े हुए नेताओं ने समांतर सरकार का गठन किया। इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो मजूम शाह और देवी चौधरानी के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया। एक और चीज याद रखनी है आपको, अगर आपको पूछा जाए ज्यादातर इस आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति कौन थे, किस समुदाय से जुड़े हुए थे, तो जो नागा सन्यासी थे ये इस आंदोलन से ज्यादा जुड़े हुए थे, इसीलिए इस आंदोलन को सन्यासी विद्रोह कहा जाता है। ठीक है, नागा सन्यासियों की ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका थी। नेक्स्ट है हमारा और आज का अंतिम प्रश्न है, कथा सरित सागर किसकी रचना है।
उत्तराखंड में हाल ही में कोई एक एग्जाम हुआ था और जहां पर आपको पूछा गया था कथा सरित सागर के बारे में। ठीक है, कुछ यहां पर प्राचीन ग्रंथ हैं, इनको लेकर भी क्वेश्चन बनते हैं और सभी के सभी पेपर में पूछे जा चुके हैं। मैंने केवल उन्हीं को लिया है, कोई यहां पर जो क्वेश्चन बढ़ाने के लिए मैंने इनको नहीं लिया है। अगर आप इनको देखेंगे सभी के सभी पेपर में पूछे गए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कथा सरित सागर की। इसको रचित किया है जो सोमदेव है, इन्होंने, आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट और हाल ही में किसी एग्जाम में पूछा गया था। कथा सरित सागर किसकी रचना है? सोमदेव की रचना है। मृच्छकटिकम ये किसकी रचना है? ये रचना है शूद्रक की। इसकी रचना भी पूछी जाती है तो आपको याद रखनी है। ठीक है, मृच्छकटिकम शूद्रक की है। रास तरंगिनी बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, किसकी रचना है? कल्हण की रचना है। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पाणिनि की रचना है। ठीक है, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? यह विशाख दत्त की रचना है। ठीक है, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस के अलावा एक और रचना है देवी चंद्रगुप्तम। किसकी रचना है? विशाख दत्त की। ठीक है, महाभाष्य किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पतंजलि की रचना है। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? कौटिल्य की रचना है। काव्य मीमांसा ये किसकी रचना है? तो काव्य मीमांसा यह राजशेखर की रचना है। ठीक है, पंचतंत्र बहुत बार पूछा गया है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं। ठीक है, उत्तर रामचरित्र किसकी रचना है? तो उत्तर रामचरित ये भी पेपर में पूछी गई है, भवभूति इसके रचनाकार हैं। लीलावती ये किसकी रचना है? तो लीलावती भास्कराचार्य की रचना है। लीलावती का संबंध किससे है? तो गणितज्ञ से इनका संबंध है। ठीक है, गणित की एक महत्वपूर्ण किताब है, तो किसकी रचना है? भास्कराचार्य की किताब है। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि यह किताब किससे जुड़ी हुई है? तो गणित की एक किताब है। ठीक है, लीलावती। बृहत कथा मंजरी ये किसकी किताब है? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्षेमेंद्र की किताब है। ठीक है, कथा सरित सागर, बृहत कथा मंजरी ये किताब किसकी है? क्षेमेंद्र की, और ये है आपके सोमदेव की। नेक्स्ट है नीति सार, ये किसकी रचना है? तो नीति सार कामंदक की रचना है। मालविका अग्निमित्रम ये किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कालिदास की रचना है और एग्जाम में कई बार पूछी गई है। कालिदास की मालविका अग्निमित्रम के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, जैसे कि आप जानते हैं कुमार संभव हो गई, अभिज्ञान शकुंतलम हो गई, मेघदूत, रघुवंश, ये सब रचनाएं किसकी हैं? कालिदास की। और मालविका अग्निमित्रम यह रचना भी कालिदास की है। नेक्स्ट है हर्षचरित। हर्षचरित ये रचना है बाण भट्ट की। ठीक है, बाण भट्ट हर्षवर्धन का दरबारी था और इसी की रचना है हर्षचरित। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब क्योंकि यहाँ पर हर्षवर्धन का नाम आया है तो बाण भट्ट के नीचे आप हर्षवर्धन की भी कुछ रचनाएं लिख लीजिए, क्योंकि ये पेपर में पूछी जाती हैं, जैसे नागानंद, रत्नावली, प्रियादर्शिका किसकी रचना है? ये हर्षवर्धन की हैं और हर्षचरित ये बाण भट्ट की है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी रामचरित। रामचरित किसकी है? तो यह है संध्याकार नंदी की रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज रासो बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, चंद्रबरदाई की ये रचना है। इंडिका बहुत बार पूछी गई है, मेगस्थनीज की ये रचना है। ठीक है, इंडिका। गीत गोविंद ये किसकी है? जयदेव की है। नाट्य शास्त्र किसने लिखा है? तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र को लिखा है। तो फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन थे आपके। देखिए एक इंडिविजुअल क्वेश्चन ये था, लेकिन आप जानते हैं जो पढ़ने वाले हैं को पता है ये सभी क्वेश्चन आपके डायरेक्ट पूछे जाते हैं। यहाँ पर केवल नाम हटा देगा, पूछेगा मृच्छकटिकम किसकी रचना है, रास तरंगिनी किसकी रचना है, बताइए नीति सार किसकी रचना है, हर्षचरित किसकी रचना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे बनते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा इस सीरीज का ये सेकंड पार्ट। केवल 5 प्रश्नों को हमने कवर किया, लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी कि हर एक प्रश्न को मैं आपको इस तरीके से समझाऊं कि उसकी पूरी कहानी, उस प्रश्न से जुड़ी हुई पूरे फैक्ट आपके माइंड में बैठ जाएं और उनके मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाते हुए चलूं। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको जब भी इस पर कोई भी वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और जैसा मैंने शुरुआत में कहा, बहुत जल्दी आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज सीरीज शुरू हो जाएगी, इसी चैनल पर शुरू होगी। और तब हम इस सीरीज़ को कोशिश करेंगे कि इसको लाइव किया जाए। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।